हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिक डॉट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 9 है वैश्वीकरण, उसका लास्ट पार्ट 2 देखने वाले हैं इस वीडियो में। और यह जो वीडियो है 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यानी किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड उनका सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूजर नेम है @FZ200435। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अनेक डॉट स्टडी हब का टेलीग्राम चैनल है, तो आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, उसे जाकर देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यह जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम सबसे पहले देखेंगे कि भारत और वैश्वीकरण, यानी एक तरफ भारत दूसरी तरफ वैश्वीकरण, तो भारत और वैश्वीकरण का क्या आपस में संबंध है, वैश्वीकरण का आखिर भारत पे क्या कौन से प्रभाव देखने को मिले हैं, इसे जानेंगे। दूसरा जो टॉपिक है संरक्षणवाद, आखिर संरक्षणवाद का अर्थ क्या होता है उसे समझेंगे। और अंत में देखेंगे भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। तो ये 3 टॉपिक हैं जिसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट बुक है विश्व समकालीन विश्व राजनीति, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखता है भारत और वैश्वीकरण, लिखता है पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही। ये जो 4 चीजें हैं, पूंजी, पूंजी मीन्स होता है पैसा, वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है, हमारे जो विचार होते हैं, जो हमारे फीलिंग्स होते हैं ये, और लोगों की जो आवाजाही है, लोग जो ट्रेवल करते हैं, इन सभी चीजों का भारतीय इतिहास कई सदियों से है। औपनिवेशिक दौर मतलब जब से भारत गुलाम था, उस दौर में भी भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक था। कच्चे माल का निर्यातक करने का मतलब इन सारी चीजों का वो बेचता था, भारत एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को, तथा बने बनाए सामानों का आयातक था। और कच्चे वस्तुओं का, कच्चे माल का तो बेचता था, निर्यात करता था, लेकिन कई सारी चीजें थी जो बने बनाई चीजें थी उनको आयात करता था, खरीदता था। आजादी हासिल करने के बाद, जब से भारत को आजादी मिली 1947 के बाद, आजादी हासिल करने के बाद, जब से भारत को आजादी मिली 1947 के बाद, ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए भारत को, चूंकि ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने गुलाम बनाया था, तो इन देशों से सबक लिया भारत ने। और सबक लेते हुए भारत ने फैसला किया कि दूसरे पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाएंगे, यानी हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। ठीक है, और दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, यानी जो भी चीजें हम बनाएंगे, जिन चीजों का हम निर्माण करेंगे, वो दूसरे देशों को बेचेंगे नहीं। क्यों नहीं बेचेंगे? ऐसा नहीं बेचेंगे ताकि हमारे अपने जो उत्पादक हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो सीख रहे हैं, उनको ज्यादा चीज़ों को बनाना सीखें, उनमें स्किल हो, स्किल डेवलप हो सके। तो इस वजह से हम चीज़ों को निर्यात नहीं करेंगे और अपने श्रमिकों को ज़्यादा कुशल बनाएंगे। ठीक है, आगे लिखता है कि इस संरचनावाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुई। अब इस संरचनावाद शब्द हमने देखा था कि संरचनावाद का क्या अर्थ है, तो उसे हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी समझिए कि जो संरचनावाद है उससे कुछ दिक्कतें पैदा हो चुकी हैं। कुछ क्षेत्रों में तरक्की तो हुई, कुछ क्षेत्र जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो चुके थे इस संरचनावाद से। तो कुछ क्षेत्रों में जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया भारत में। यानी जो संरचनावाद है, इससे कुछ चीजें तो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ी, लेकिन स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा की बात किया जाए तो इस पे उतना ध्यान नहीं दिया गया और यह पूरी तरह से भारत में चौपट हो गया। यानी स्वास्थ्य की अगर देख लें तो हॉस्पिटल्स उतने अच्छे नहीं थे, मरीजों को उतना बेहतर सुविधा नहीं प्राप्त हो रहा था हॉस्पिटल में। आवास की समस्या थी, लोगों को सड़कों पर सोना पड़ रहा था। प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो उन्हें स्कूल जाने में समस्या हो रही थी, बहुत दूर दराज क्षेत्रों में स्कूल पढ़ रहे थे, तो इस वजह से उनको स्कूल जाना थोड़ा कठिन हो रहा था। तो बहुत सारे बच्चों ने तो स्कूल जाना ही छोड़ दिया था, उन्हें काम धंधे करने पड़ रहे थे गरीबी के हालात के कारण। तो इन सारे क्षेत्रों पे बुरा असर देखा गया, जिसके कारण हुआ क्या,
जिसके कारण भारत में आर्थिक वृद्धि दर जो थी धीमी रही और 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात जो बाधाएं थी, वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसे हटा दिया गया और इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। ठीक है, यानी यहाँ देखा जाए तो भारत में 1951 के समय में 1991 के समय में वित्तीय संकट हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। तो इन दोनों की जोड़ी ने जब 1991 में भारत के पास मात्र 15 दिन के पैसे बचे थे चीजों को खरीदने के लिए, सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए, तो इस 15 दिन के पैसे में ऐसी स्थितियां हो चुकी थी कि भारत कंगाल हो चुका था। उसी दौरान इन दोनों की जोड़ी ने, जब भारतीय प्रधानमंत्री उस दौरान पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो इन्होंने एक प्लान बनाया और एक एलपीजी नीति लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति लाई और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू किया। यानी वही योजना की बात किया जा रहा है, एलपीजी योजना। इस योजना को शुरू किया। इसके अंतर्गत, इस योजना के जो अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर जो बाधाएं थी उसको हटा दिया गया और इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। अब हम देखेंगे कि संरचनावाद का अर्थ क्या है। जो हमने संरचनावाद की चर्चा शुरू में किया था स्लाइड के अंत शुरू में, तो आखिर ये जो संरचनावाद है, संरचनावाद का अर्थ होता क्या है। तो लिखता है कि संरचनावाद का अर्थ सरकार की उन कार्रवाइयों से है, सरकार की कार्रवाइयों से है और सरकार की उन नीतियों से है, उन पॉलिसी से है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती है। यानी संरचनावाद का अर्थ होता है कि वैसी नीतियां, वैसी कार्रवाई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती है, जो इंटरनेशनल जो व्यापार हो रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे विश्व के अन्य देशों के द्वारा, तो उसे रोकना है। क्यों रोकना है? ताकि ऐसी नीतियों को प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों और नौकरियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से अपनाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि जो संरक्षणवाद है, उसका संरक्षणवाद का सीधा सा मतलब तो हमने जान ही लिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करना है। यानी जब भारत किसी दूसरे देश से व्यापार करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। तो भारत नहीं चाहता था उस दौरान, जब संरक्षणवाद की नीति अपना रखा था कि हम किसी अन्य देश से व्यापार करेंगे, तो यह हो गया संरक्षणवाद। यानी जब किसी दूसरे देश से व्यापार न करना संरक्षणवाद कहलाता है। ऐसा भारत ने क्यों किया था? तो यह सोचकर किया था कि जो विदेशी प्रतियोगिता है, जब हम भारत विदेशों से व्यापार करेगा और अपनी वस्तुओं को खरीदेगा या फिर बेचेगा, तो जो विश्व के जो दूसरे देश हैं वो भी तो अपनी वस्तुओं को खरीदेगा और भारत में लाकर बेच देगा और भारत में बेहतर से बेहतर क्वालिटी को वे लोग लाकर बेच देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी उस दौरान। तो जब हम इतने सक्षम नहीं थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में, जब हमारे पास उतनी अच्छी व्यवस्था ही नहीं थी, तो हम जब अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते भी तो हमारे पास बेचने को तो ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदते थे। तो खरीदने के मामले में हम आगे थे, लेकिन वो जो देश थे, वो विकसित देश थे, वो अपनी सारी चीज़ें, अपने सारे संसाधन हमारे यहाँ बेचने को ले ला देते। तो इससे कंपटीशन बढ़ जाता और हमारे यहाँ के जो लोग थे वो कुशल नहीं हो पाते, तो विदेशी प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा हो जाता। और इसी से होता क्या कि जो स्थानीय व्यापार हैं, जो हमारे यहाँ के मजदूर हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से ऐसा किया गया, ताकि जो विदेश के लोग, विदेश के जो नागरिक हैं, वे भारत में आकर इन चीज़ों में संलग्न ना हो, इन चीज़ों में ना जुड़े और यहाँ के लोगों को, भारत के लोगों को व्यापार में हिस्सा मिले। जो मजदूर होंगे उनको बेहतर तरीके से रोजगार के अवसर प्रदान हो सके, नौकरियों में उनको संरक्षण दिया जा सके। भारतीय लोगों के हित के लिए इस संरक्षणवाद का जो मसला है उसे अपनाया गया था। आगे लिखता है, संरक्षणवाद का प्राथमिक उद्देश्य, जो प्राइमरी उद्देश्य है, वो वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में वृद्धि कर या देश में प्रवेश करने वाले आयातों की मात्रा को सीमित या प्रतिबंधित कर स्थानीय व्यवसाय या उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि इसमें संरक्षणवाद अपनाया क्यों गया था, तो इसका मेन मकसद था जो वस्तु है या फिर सेवा है उसकी कीमत में वृद्धि कर दी जाए। जब हम इन चीज़ों को महंगा कर देंगे तो वास्तव में हमारे यहाँ के लोग नहीं खरीद पाएंगे और नहीं खरीद पाएंगे तो मजबूरी बस खुद देश में बनी चीज़ों को ही खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़, जैसे टेडी बियर, मान लीजिए कि एक टेडी बियर है जो कौन बनाता है, तो अमेरिका बनाता है और भारत में बेचता है। इस टेडी बियर को भारत में बेचने के लिए कुछ टैक्स देने होंगे कि नहीं देने होंगे, तो सीमा शुल्क देना पड़ेगा।
तो सीमा शुल्क जैसे मान लीजिए कि 50 रुपया का है, ठीक है, तो 50 रुपया का है, अगर यहाँ भारत में बेचने के लिए इस पे 20 रुपये टैक्स लगा दिया जाता है तो ये 70 रुपया का हो जाता है। तो 70 रुपया का हो जाता है तो ये बहुत महंगा हो जाता है। भारतीय जो नागरिक होंगे, भारत के जो लोग होंगे, इसे खरीदने में शायद सक्षम ना हो, तो ये इसे नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ये चीज़ें जो महंगी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, 20 रुपये का टैक्स लगा दिया है। लेकिन वही चीज़ें जो खुद भारत में एक टेडी बियर बनाया गया है और वो मात्र 30 रुपया का है, तो जो यहाँ के लोग होंगे भारत की चीज़ों को खरीदने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत की चीज़ें सस्ती हैं, तो इस वजह से संरक्षणवाद का उद्देश्य था ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं हमारी चीज़ों को बेच सके और उन्हें मुनाफा हो सके। अब हम देखेंगे भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जा रहा है, वैश्वीकरण की आलोचना की जा रही है। लिखता है भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई हलकों से हो रहा है, यानी भारत में जब से वैश्वीकरण को अपनाया गया है तब से लेकर अब तक कुछ न कुछ जो अर्थशास्त्री हैं आलोचना करते ही रहते हैं, कई हलकों से आलोचना कर रहे हैं। ठीक है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाजें जो हैं राजनीतिक दलों की तरफ से उठी ही भी हैं और इंडियन सोशल फोरम की तरफ से भी, यानी भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर वामपंथी तेवर के लोग और इंडियन सोशल फोरम के लोग, इन सभी लोगों ने जो वैश्वीकरण है उसका विरोध किया है। आगे लिखता है औद्योगिक श्रमिक, जो उद्योगों में काम करने वाले मजदूर हैं, जो लोग हैं, और किसान भाई जो लोग हैं, इन लोगों ने, संगठनों ने, किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। हमने पार्ट 1 में बताया था कि बहुराष्ट्रीय निगम क्या होते हैं। वैसे निगम या फिर वैसी कंपनियां जो विश्व के कई सारे देशों में व्यापार करती हैं तो उसे हम बहुराष्ट्रीय निगम कहते हैं। तो लिखता यही है कि जो मजदूर वर्ग हैं और जो किसान वर्ग हैं, ये सभी ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया। ये नहीं चाहते थे कि भारत में बड़ी बड़ी कंपनियां आए, मल्टीनेशनल कंपनियां आए और भारत में व्यापार करें। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फार्मों ने पेटेंट कराने के प्रयास किए हैं। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे होंगे, पेटेंट। आखिर ये पेटेंट क्या होते हैं? तो पेटेंट कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए आपने किसी नई चीज का आविष्कार किया, ठीक है, तो उस नई चीज को कोई दूसरा व्यक्ति चुरा न ले, उस चोरी से बचाव के लिए पेटेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, एक लाइसेंस बनती है जिसके तहत यह साबित किया जाता है कि इस चीज का आविष्कार आपने खुद किया है और इस चीज को अगले 5 साल तक या 20 साल तक आप ही स्वयं बनाएंगे, इस पे किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, तो ये होगा पेटेंट। और यहाँ नीम को लेकर इन्होंने पेटेंट करा दिया, किसने? तो अमेरिका ने और यूरोपीय फार्मों ने। और इस पेटेंट के तहत हुआ गया कि नीम से जितने भी चीजें आइटम बनाए जाएंगे, नीम आपने सब जानते होंगे, नीम का नाम, नीम एक वनस्पति है, पेड़ है, जिससे कई सारे ये क्या होते हैं, तो कीटाणुनाशक होते हैं, रोगाणुरोधी होते हैं। तो अमेरिका ने और यूरोपीय फार्मों ने इसका पेटेंट करा लिया। पेटेंट मतलब हमने बताया दिया कि इन्होंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर लिया, एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जिसके तहत ये जो नीम से जुड़ी हुई सभी चीजों को बनाएंगे और विश्व के कोई भी देश नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसने पेटेंट करा लिया है यूरोपीय और अमेरिकी फार्मों ने। हालांकि पेटेंट कराया नहीं था, पेटेंट कराने के प्रयास किए थे, लेकिन पेटेंट करा लिए होते। क्यों? क्योंकि अगर विश्व के अन्य देशों ने इसका विरोध नहीं किया होता, इसका कड़ा विरोध किया गया, तो इन्होंने पेटेंट कराने से मना कर दिया गया, इन्हें रोक दिया गया, इस पे प्रतिबंध लगा दिए गए। अगर पेटेंट करा लिए होते तो ये लोग जो थे नीम से बनी हुई चीज़ों का सप्लाई करते, जैसे टूथपेस्ट बनाते, साबुन बनाते, कॉलगेट बनाते, बहुत सारी चीज़ों का ये बनाते और बेचते जो नीम से बने हुए थे। तो इसका बहुत जमकर विरोध हुआ, इस कारण इसे रोक दिया गया। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमों से भी हुआ। अभी तो हम देख रहे थे कि वामपंथी तेवर और जो विश्व सोशल फोरम था, वर्ल्ड सोशल फोरम थे, वे कर रहे थे, लेकिन जो वैश्वीकरण है उसका विरोध दक्षिणपंथी खेमों ने भी किया है। जो दक्षिणपंथी खेमा उसने भी किया, इसका विरोध किया है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है। जो दक्षिणपंथी खेमा है ये सांस्कृतिक प्रभावों के विरोध कर रहा है, बल्कि हमने जो पिछले स्लाइड में देखा था वामपंथी खेमा वो आर्थिक वैश्वीकरण का विरोध कर रहा था। तो दोनों ने विरोध किया है, लेकिन दोनों के विरोध करने के जो नजरिया है वो अलग अलग है। दक्षिणपंथी खेमा ने सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर विरोध किया है और जो वामपंथी तेवर की आवाजें थी वो आर्थिक वैश्वीकरण को लेकर था, उन्होंने आर्थिक वैश्वीकरण को लेकर विरोध किया था।
जो दक्षिणपंथी खेमों के लोग हैं ये विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें केबल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे जो विदेशी टीवी चैनल हैं, जो केबल नेटवर्क के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, डिश टीवी के माध्यम से चलाए जा रहे हैं, उन चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे या फिर वैलेंटाइन डे की बात किया जाए तो ये सब मनाने तक तथा स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए अभिरुचि विरोध शामिल है। यानी जो दक्षिणपंथी खेमों ने विरोध किया है सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर, उसमें क्या शामिल है? जो केबल नेटवर्क के माध्यम से टीवी चैनल दिखाए जा रहे हैं, खासकर जो विदेशी टीवी चैनल है, या फिर वैलेंटाइन डे मनाए जा रहे हैं, या फिर स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए जो पोशाक हैं, जो ड्रेस हैं, जो यूनिफॉर्म है, जिसमें बहुत सारी फेमस तरीके से विद्यार्थियों के लिए यूनिफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, तो इनका विरोध किया जा रहा है। आखिर इतनी फैसिलिटीज क्यों? कहने का मतलब जो ये पहले नहीं था हमारे यहाँ, इतने हम एडवांस क्यों होते जा रहे हैं? ये दक्षिणपंथी खेमों की बात की, दक्षिणपंथी खेमों का कहना है ये विरोध कर रहे हैं। वैश्वीकरण की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। थोड़े बहुत सभी देशों में पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। ऐसा नहीं है कि सभी देशों में अपना लिया है और भारत में ही विरोध हो रहा है। नहीं, भारत में इसकी आलोचना हो रही है, लेकिन विश्व के अन्य देशों में भी इसका विरोध हो रहा है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वैश्वीकरण के जो बुराइयां कर रहे हैं, जो आलोचना कर रहे हैं, उसके कई सारे तर्क उन्होंने दिए हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है, जो वामपंथी से जुड़े हुए हैं, जो वामपंथ के ओर रुझान रखते हैं, उनका तर्क है कि मौजूदा जो वैश्वीकरण है वो विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है। इन लोगों का कहना है कि जो वैश्वीकरण है वो विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक खास अवस्था है, जो अमीरों को तो ज्यादा अमीर बना देती है और बहुत ज्यादा अमीर बना देती है, और गरीबों को और ज्यादा गरीब बनाती चली जाती है। ठीक है, राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की जो क्षमता है उसकी क्षमता में कमी आती है। यानी जब सरकार ही कमजोर होगी, जब देश ही कमजोर होगा, देश की सरकार कमजोर होगी, तो गरीबों की रक्षा वो कैसे कर पाएगी? गरीबों के लिए कार्य कैसे कर पाएगी? योजनाएं कैसे बना पाएगी? नहीं बना पाएगी, उसमें सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो जब राज्य ही कमजोर होगा तो राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की जो पावर है, वो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है, क्योंकि सरकार ही कमजोर है। तो वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर चिंतित है। यहाँ तो हमने क्या देखा कि जो वामपंथी रुझान रखते हैं उनका तर्क है कि जो पूंजीवादी दुनिया, विश्वव्यापी पूंजीवादी दुनिया है, उसमें अमीरों को तो और ज्यादा अमीर बनाया जा रहा है और गरीबों को और ज्यादा गरीब। लेकिन जो दक्षिणपंथी खेमा है उन लोगों का क्या कहना है? उन लोगों का कहना है कि जब राज्य ही कमजोर होगा, जब हमारी सरकार ही कमजोर होगी, तो वहां के नागरिकों की रक्षा वो कैसे कर पाएगी? वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर, इन सभी बातों को लेकर चिंतित हैं। ये कहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। कहने का मतलब यह है कि जो सांस्कृतिक संदर्भ में या फिर सांस्कृतिक वैश्वीकरण की जो बात होती है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण में मुख्य चिंता है कि परंपरागत जो संस्कृति चली आ रही है हमारे पूर्वजों के द्वारा, उसकी लॉस हो रहा है, उसकी हानि होगी, और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य और तौर तरीकों से हाथ धो रहे हैं, उनको भुलाते जा रहे हैं और नए नए जो संस्कृतियां उसको अपना रहे हैं, जो पश्चिमी संस्कृतियां, पश्चिमी सभ्यता उसको अपना रहे हैं। तो इससे हमें संरक्षणवाद का दौर जो है फिर से कायम होने को देखने को मिल रहा है। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं है। कहने का मतलब कि जो वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन चला रहे हैं वो वैश्वीकरण की सभी धारणाओं के विरोधी नहीं है, यानी उसके कुछ खास पॉलिसीज को लेकर नाराज है। यानी वो कहने का मतलब कि वो वैश्वीकरण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उसके खिलाफ है। वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी है, ना कि पूरे वैश्वीकरण की धारणा को लेकर। ठीक है, वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रमों के विरोधी हैं जिसमें साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। यानी साम्राज्यवाद जो है वैश्वीकरण के अंतर्गत उनको लेकर ये चिंतित हैं, उनको ठीक नहीं मानते हैं।
आगे लिखता है कि 1999 में सिएटल, सिएटल कहाँ है तो अमेरिका में है, यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिएटल है। तो सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। कब हुई तो 1999 में, 1999 में बैठक हुई अमेरिका के सिएटल में। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, यानी यहाँ जमकर जितने भी सदस्य ने हिस्सा लिया था उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके अपनाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुए थे। यह प्रदर्शन क्यों हुआ था तो हम सभी जानते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार से संबंधित नियम कानून बनाता है। तो इसमें जितने भी देशों ने हिस्सा लिया था इन्होंने जमकर विरोध किया। क्यों किया कि जो जितने भी विश्व के अन्य ताकतवर देश थे, जो आर्थिक रूप से सुदृढ़ थे, आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, तो इन देशों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि जो ये बहुत ज्यादा ताकतवर देश है ये व्यापार के अनुचित तरीके का प्रयोग करते हैं, यानी गलत तरीके से व्यापार करते हैं, इनवैलिड तरीके से, अवैध तरीके से व्यापार करते हैं। तो इसके विरोध में प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का कहना था, जो विरोध कर रहे थे उन लोगों का कहना था कि उदीयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। यानी यह जो व्यवस्था अपनाई गई है इसमें आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश हैं उसको तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वो गलत तरीके से भी व्यापार कर रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन हमें क्या मिल रहा है, जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों के हितों की तो रक्षा ही नहीं की जा रही है, उनकी बातों को तो सुना ही नहीं जा रहा है, तो इनके हितों को समुचित महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसे चीजों को लेकर इनमें विरोध प्रदर्शन हुए थे। आगे लिखता है कि नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। यानी जब नव उदारवादी की बात आती है तो इसका एक अलग मंच है। नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी जो मंच है वो है वर्ल्ड सोशल फोरम। इसके अंतर्गत क्या होता है तो इसके तहत मानवाधिकार या फिर कार्यकर्ता या पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। इस मंच पे जो मंच है आपने देखा वर्ल्ड सोशल फोरम, इस मंच पे ये सभी लोग आते हैं, कार्यकर्ता हो, पर्यावरणवादी हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, ये सभी एकजुट होते हैं और एकजुट होकर नव उदारवादी जो वैश्वीकरण है इस व्यवस्था के खिलाफ विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक हुई थी 2001 में, ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में हुई थी। कब हुई थी तो 2001 में ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक हुई थी। और इसकी जो चौथी बैठक हुई वो 2004 में हुई। कहाँ हुई तो भारत में हुआ था, भारत के मुंबई में हुआ था। हम सभी जानते हैं कि जो वर्ल्ड सोशल फोरम है, क्यों वर्ल्ड सोशल फोरम में सभी कार्यकर्ता शामिल होते हैं और जो नव उदारवादी वैश्वीकरण है उसका विरोध करते हैं। जिसके हमने पहली बैठक तो हुई थी ब्राजील के पोर्टो अल्गेरे में और दूसरी बैठक 2004 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 9 का, वैश्वीकरण का जो ग्लोबलाइजेशन चैप्टर है, चैप्टर 9, वो पूरी तरह से पार्ट 2 में कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। और इसके बाद हमारा जो सेकेंड बुक होगा उसे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।